हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जियांग खान और उसकी टीम को मारने के लिए हान लिंग और उसके ग्रैंडपा ने एक प्लान बनाया था। वो डार्क सिटी के ब्लडलेस डीमन को हायर करते हैं उन लोगों को निपटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जियांग खान और उसकी टीम खुशियां मना रहे थे और साथ ही आने वाले 3 इवेंट्स मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में स्ट्रेटेजी भी। तभी वो ब्लडलेस डीमन उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। पर जियांग खान उसके फॉर्मेशन से एस्केप करके उसे बड़ी ही बेदर्दी से जान से मार चुका था। और अब तक इन लोगों को भी पता लग जाता है कि किसी ने इस ब्लडलेस डीमन को हायर किया है उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अब तक जाओ ये के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसकी रिपोर्ट देने के लिए पहुंच जाती है क्लाउड ड्रीम पवेलियन के मेन हॉल में। क्लाउड ड्रीम पवेलियन की पवेलियन मास्टर लो युनमेंग थी, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में हम दादाजी को हान लिंग से और उनके छोटे भाई से बात करते हुए सुन पा रहे थे। यहाँ जाओ ये युनमेंग को बताती है कि उस 7 स्टार फॉर्मेशन को बाहर से ब्रेक नहीं किया गया होता तो वो शेप शिफ्टिंग डीमन कभी भी बाहर आकर इस तरीके की तबाही नहीं करता। यहाँ पर जाओ ये युनमेंग के सामने प्रूफ लाने के लिए उस ब्लडलेस डीमन को अपने साथ लेकर आ गई थी, जिसे दिखाते हुए वो बताती है कि वैसे तो ये ब्लडलेस डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बिना किसी मतलब के ये किसी पर अटैक नहीं करते। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि इन्हें ह्यूमन रेस में इनवाइट किया गया है। इन सारी बातों को सुनने के बाद लो युनमेंग कहती है कि तुम कहना चाहती हो कि ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ के प्रिपेयर किया है तुम्हारी टीम को रास्ते से हटाने के लिए। जाओ ये कहती है कि आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें 3 कैन असेंबली से जुड़ी हुई हैं और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा सीधा शक जाता है हान लिंग फेंग पर, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि वो हमारी गॉड स्लेइंग टीम से कितनी नफरत करता है। तो उसके अलावा ये सपना किसने देखा होगा कि हमारी टीम डिसअपियर हो जाए और आने वाला कंपटीशन भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उसने ही सोचा होगा कि हमें रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हमसे लड़ना ना पड़े। पर लो युनमेंग एक क्लैन लीडर थी, वो इस तरीके से फैसला नहीं सुना सकती थी। तो वो हमारी जाओ ये से कहती है कि अगर ये काम हान लिंग फेंग ने किया है अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए क्या प्रूफ है। जाओ ये के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए इस सवाल पर उसकी बोलती बंद हो जाती है और थोड़ा सोचने के बाद वो चुप भी हो जाती है, क्योंकि उसके पास सच में कोई एविडेंस नहीं था। उसके इस बात को एक्सेप्ट करते ही लो युनमेंग कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे प्रूफ लाकर दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी गॉड स्लेयर टीम को जस्टिस दिलाने में पूरी हेल्प करूंगी। पर अगर तुम्हारे पास किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है तो एज अ मास्टर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ, बिना एविडेंस के दूसरों के इंटेंशन जानने से अच्छा है कि अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, ताकि आने वाले कंपटीशन में तुम फेयर तरीके से जीत पाओ। अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पर ध्यान दोगी तो ये सारी चीजें फिजूल लगेंगी। उसकी बातें सुनने के बाद जाओ ये को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वहीं लो युनमेंग ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है कि फिलहाल तुम्हारे लिए अपनी पावर को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ध्यान दो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ ये भी वहाँ से निकलते हुए दांत पीसकर कहती है कि तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, अभी लेकर आती हूँ। और इसके बाद वो अपनी टीम के पास पहुँच जाती है, जो की बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वो लोग उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, तो उन्हें कुछ खास जवाब नहीं देती, बल्कि वो जियांग खान की तरफ देखते हुए कहती है कि जियांग खान और लियांग, तुम दोनों मेरे साथ माउंट गोल्डन ऑक्स जाओगे। जियांग खान तो एक झटके में रेडी हो जाता है। वही रहा सवाल लियांग का, तो वो मुंह बनाते हुए कहता है कि ये रात के 9 बज रहे हैं बॉस, और मैंने डॉक्टर से बात किया है, उन्होंने कहा है कि मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ और ऐसे में मुझे पूरी नींद लेने कहा गया और मेरे लिए जरूरी भी है। अगर मैंने इनफ स्लीप नहीं ली तो फिर मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी और साथ ही मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाऊंगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं बॉस? पर उसकी प्यारी बॉस जाओ ये उसकी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। वहीं जाओ ये कीशुए से कह रही थी कि तुम और न्यूमैंग दोनों डार्क सिटी जाकर उस ब्लडलेस डीमन के बारे में पता करोगी कि उसे किसने यहाँ आने को कहा था। न्यूमैंग जो कि सो रहा था कीशुए से अपने साथ लेती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। वहीं सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और बेचारा लियांग वही रोता रह जाता है कि यार मुझे सोना है, मैं सच में बढ़ता बच्चा हूँ। पर जब वो देखता है कि उसकी दाल नहीं गली, उसे जाना ही पड़ेगा, तो ना चाहते हुए भी अपने पाँव उठा ही लेता है। और दूर से हान जिंगे उन पर नजर रख रहा था, जो कि काफी सीरियस लग रहा है। पता नहीं इस बंदे ने कुछ प्लान किया है या फिर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। इधर दूसरी तरफ जाओ ये जब अपनी टीम के साथ जिनियो माउंटेन जाती है तो वहाँ से कोई ट्रेस नहीं मिलता। वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ से एक बीस्ट को आजाद किया गया है और उसके कोई ट्रेसेस नहीं है। लियांग को भी अजीब लग रहा था। वो कहता है कि हान लिंग फेंग इतना भी स्मार्ट नहीं है कि वो कोई गलती करे और उसके पीछे कोई सबूत ना छोड़े। कहीं उसने वापस आकर बाद में एविडेंस डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिए। उनकी बातों के बीच में हम टियानियो को देखते हैं, जो कि आसपास की छानबीन जोरों शोरों से कर रही थी। वहीं जियांग खान कहता है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके निशान पीछे जरूर छूट जाते हैं। और फिर वो वहाँ पर मौजूद स्नेक स्टैचूज को देखने लगता है। उसे उनमें से एक स्टैचू पर अजीब सी वाइब आ रही थी और जब टियानियो उस स्टैचू को अच्छे से चेक करती है तो उसे एक जला हुआ तिलिस्मान मिलता है। वो उसे जियांग खान को पकड़ाते हुए कहती है कि ये टॉप ग्रेड का तिलिस्मान है, जो कि स्काई लेवल पर है। जब जाओ ये जियांग के पास आती है तो वो उसे वो तिलिस्मान पकड़ा देता है। जाओ ये को भी लग रहा था कि क्या इस तिलिस्मान का यूज करके उस 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक किया गया है। जाओ ये को तिलिस्मान की कुछ खास नॉलेज थी नहीं। तभी वहाँ पर लियांग एंट्री मारता है, वो भी हीरो की तरह स्वैग मारते हुए कहता है कि दिखाओ, मुझे दिखाओ। यहाँ पर अगर
कोई तलिस्मान एक्सपर्ट है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं टॉप क्लास इमॉर्टल तलिस्मान येलो स्टेज के लेवल को भी आराम से देखकर बता सकता हूँ। ये बोलने के बाद काफी स्वैग से वो तलिस्मान ले लेता है और उसकी नौटंकी देखते हुए ज़ाओ यी को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि नौटंकी बंद करके चुपचाप जल्दी से बताओ कि ये क्या है। लियांग जब उस तलिस्मान को नोटिस करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि ये टॉप ग्रेड का स्काई लेवल का तलिस्मान है। इस चीज के बारे में तो हमारी टियानियो ने पहले ही जियांग हान को बता दिया था। वहीं जब लियांग इस तलिस्मान का नाम बताता है तो वो सुनकर तो ज़ाओ यी भी हैरान हो गई थी। इस तलिस्मान का नाम स्टार तलिस्मान है। ज़ाओ यी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। वहीं उसे परेशान होता देखकर जियांग हान भी कहता है कि आखिर क्या बुराई इसमें। ये बताती है कि कुछ नहीं, असल में ये स्टार तलिस्मान जिसने बनाया है वो मेरे फादर है, ज़ुओ तियानजिंग। उनके मरने के बाद सिर्फ एक ही तलिस्मान रह गया था और वो मेरी मदर के पास था। और हमें पता लगता है कि हमारी ज़ाओ यी की मदर और कोई नहीं बल्कि लुओ युनमेंग है, यानी कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन की मास्टर। इसी वजह से वो हमारी ज़ाओ यी को स्ट्रॉन्ग बनने को कह रही थी और ज़ाओ यी को उनकी बातें बुरी लग रही थी। पर यहाँ पर जियांग हान एक बहुत ही काम की बात करता है। वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यही सेम तलिस्मान डेप्यूटी हान ने भी बनाया हो, क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना कि इस 7 स्टार फॉर्मेशन को बनाने वाले तुम्हारे फादर ज़ाओ और डेप्यूटी मास्टर एल्डर हान जिंग हैं। तो अगर 7 स्टार फॉर्मेशन उन्होंने बनाया होगा तो इसे ब्रेक करने के लिए तलिस्मान भी तो दोनों के पास हो सकता है ना। अब जियांग की बात बहुत ज्यादा सेंस बना रही थी, इसलिए ज़ाओ यी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अगर कहा जाए मॉम के बारे में तो वो कभी भी उस बीस्ट को आजाद नहीं करेंगी, वो भी उस तलिस्मान का यूज करके जो कि फादर से बिलोंग करता हूँ। तो इसका सीधा सीधा शक जाता है एल्डर हान पर। अब ज़ाओ यी को प्रूफ मिल चुका था तो वो कहती है कि चलो अब जल्दी से क्लाउड ड्रीम पवेलियन चलते हैं, जाकर लिu युनमेंग को इस बारे में बताते हैं। जब वो स्टार तलिस्मान को देखेंगी तो खुद ही सारा माजरा समझ जाएंगी। जियांग हान भी उनके पीछे पीछे निकलने वाला था कि तभी अचानक से एक जगह पर पाँव रखने पर वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से तेजी से गायब हो जाता है। जाने से पहले उसने अपने टीममेट्स को केयरफुल रहने को कहा था क्योंकि चारों तरफ खतरा है। थोड़ी देर के बाद जियांग हान उसी जगह पर फिर से अपीयर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया, क्योंकि उसके टीममेट्स उसके आसपास नहीं थे। वो तो उन्हें आवाज लगाने लगा था। ना तो उसके आसपास टियानियो थी, ना लियांग और ना ही ज़ाओ यी। तभी वहाँ पर जियांग पेंग एक मास्क मैन के साथ सामने से आते हुए कहता है कि ब्रदर लिंग फेंग की ये टर्निंग फ्लाइंग फॉर्मेशन तो कितनी ज्यादा जबरदस्त की है, बड़ी जल्दी अपना काम कर दिया। जियांग पेंग को वहाँ देखने के बाद जियांग हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अच्छा तो ये काम तेरा है, अब सीधा सीधा बताएगा कि ये किसके कहने पे कर रहा है और वो तलिस्मान तुझे कहाँ से मिले। उसने तो अपना डैगर जियांग पेंग की तरफ तान दिया था। पर जियांग पेंग जियांग हान के सामने उस मास्क मैन को पेर करते हुए कहता है कि जियांग हान तू मरने वाला है और तुझे अभी भी दूसरों की फिक्र हो रही है। तुझे ये सवाल करने से पहले मुझसे ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं तुझे कैसे मारने वाला हूँ। और फिर वो रेड मास्क पहने हुए उस बंदे को इशारा करता है हमारे जियांग हान पर अटैक करने को, जिस पर वो बंदा भी जियांग हान की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। उस बंदे ने अपनी पावर शो करनी शुरू कर दी थी। वहीं जियांग हान को समझ नहीं आता कि वो इस बंदे का रियल्म यानी कल्टीवेशन चेक क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर ये बंदा है कौन। वहीं वो बंदा तो काफी स्पीड के साथ जियांग हान के पास आकर अटैक थ्रो कर चुका था। उसकी स्पीड जियांग हान को भी बहुत इंप्रेसिव लगती है, पर वो फिर भी उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और उस बंदे के रिएक्ट करने से पहले ही उस पर अपने डैगर से अटैक थ्रो कर देता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से रिलीज हो रही थी। जियांग पेंग के लिए तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जियांग हान तू इस बार एक रियल मास्टर के सामने खड़ा है तो तेरी ये चालाकियां इस पर काम नहीं करेंगी। वही दिखाते हैं कि उस बंदे ने जियांग हान के अटैक को काफी आराम से ओवरपावर कर लिया था और अब वो भी अपने स्वॉर्ड मूव से हमारे जियांग हान को कड़ी टक्कर देने लग जाता है। जियांग पेंग पीछे से उसके मजे ले रहा था और वहीं दूसरी तरफ ये मास्क मैन काफी ज्यादा स्पीड में अटैक थ्रो करते हुए जियांग हान को संभलने का मौका नहीं दे रहा था और वो उस पर एक जबरदस्त स्लैश लगा देता है। जियांग हान के रिएक्शन से लग रहा था कि ये अटैक उस पर भारी पड़ चुका हो और तभी वहाँ देखते ही देखते स्मोक फैल जाता है। स्मोक के हटने के बाद वहाँ पर सिर्फ वो मास्क मैन मौजूद था। जियांग हान वहाँ से गायब था। अब जियांग हान को गायब देखने के बाद लियांग पेंग को याद आने लगता है कि कैसे पिछली बार वो तेजी से एस्केप करते हुए उसके पीछे आ गया था और मारकर उसके सारे दांत बाहर निकाल दिए थे। उस बात को याद करके उसे गूज़बम्स आने लगते हैं। वो सोच रहा था कि पता नहीं इस बार भी कहाँ से ये बंदा हाजिर होकर उसकी कुटाई लगा देगा। स्टार्टिंग में तो उसे जमीन पर पड़े हुए ब्लड को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि इस मास्क मैन ने उसकी बॉडी को ही ठिकाने लगा दिया और सिर्फ खून खून रह गया। पर जब वो देखता है कि वो मास्क मैन भी खामोश है तो पुरानी बातों को याद करके डरने लगता है। लेकिन फिर जब उसे वो मास्क मैन काफी सीरियस नजर आता है तो खुद को रिलैक्स कर लेता है कि चलो एक पावरफुल इंसान उसके पास है, उसके रहते तो वो बंदा उसे कुछ नहीं कर पाएगा। पर उस मास्क मैन के चेहरे पर भी कंफ्यूजन थी कि खून तो यहाँ पर गिरा है, इसका मतलब इंजर्ड तो वो हुआ है, आखिर गया कहाँ। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक केव नजर आता है जो कि जमीन के नीचे जा रहा था, जिसे देखकर वो कहते हैं कि वो पक्का यहीं से भाग गया होगा। जियांग पेंग जोश जोश में उस मास्क मैन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से अंदर जाकर उसे मार डालो। वो मास्क मैन उसे घूर कर देखकर कहता है कि एक बात बता दूं तुझे, मैं यहाँ पर काम पूरा करने आया हूँ, ना कि तेरा ऑर्डर सुनने। दोबारा अगर ऑर्डर दिया ना तो उंगली ही हाथ से अलग कर दूंगा। अब ये धमकी सुनने के बाद तो उस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो उसके आगे
ग्रीट करते हुए कहता है कि माफ कर दो भैया, जैसा आप कहें, मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा, लेकिन आपको उसे मारने का काम मिला है वो तो कर लीजिए। ये सुनकर वो मास्क मैन आओ देखा ना ताओ झटके से कूदकर अंदर पहुंच जाता है। ज़ांग पेंग भी सोच रहा था कि चलो चलकर अपनी आंखों से उसकी मौत देखेंगे, लेकिन कूदने से पहले उसकी हालत खराब हो जाती है। डर के मारे सोचता है कि यहीं वेट कर लेता हूँ, क्या चाहता है। वही दूसरी तरफ केव के अंदर का सीन दिखाते हैं। ज़ांग हान इंजर्ड हालत में ही जब अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर जंजीरों से ट्रैप एक कॉफिन मिलता है। जिस जगह ज़ांग हान पहुंचा था उस जगह को गोल्डन स्प्लेंडेड माउंटेन कहते हैं और इस जंजीरों से ट्रैप कॉफिन को गोल्डन कॉफिन केव। ज़ांग हान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर ट्रैप था ना, तो फिर यहाँ पर इस कॉफिन का होना काफी अजीब बात है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उस मास्क मैन की स्वॉर्ड तेजी से उसी की तरफ आ रही थी और वो वक्त रहते उस अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज करता है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग हो जाती। पीछे से वो मास्क मैन भी तेजी से झपट्टा मारकर उसकी तरफ अटैक थ्रो कर देता है और अब वो दोनों यहाँ पर भी दो हाथ करने लग गए थे। वो मास्क मैन हवा में जंप करते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करके एक जबरदस्त स्ट्राइक ज़ांग हान पर थ्रो कर देता है। वो तो इससे इंजर्ड भी हो चुका था। हर किसी की तरह उस मास्क मैन को भी गलतफहमी हो जाती है कि अब उसने ज़ांग हान का खेल खत्म कर दिया होगा, पर वो तो अपने इंटेंस पावर को एक्टिवेट कर चुका था और फिर से उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और वो मॉन्स्टर तरीके से मुस्कुराते हुए उस मास्क मैन के काफी पास पहुंच जाता है और काफी क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए उस बंदे के अटैक को रोककर कहता है कि एक एडवाइस तू ब्रदर, जब फाइट चल रही हो ना तो ऐसे अपने दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं भागते, ये बैड हैबिट्स होता है। अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आने की वजह से अब उसकी पावर पहले से दुगनी हो चुकी थी, तो वो इस मास्क मैन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वो तो उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है और फिर उसे खुद को संभालने से पहले उसके पास पहुंचकर अटैक करने वाला था, पर वो मास्क मैन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस कॉफिन के ऊपर चढ़ गया था। ज़ांग हान तो उस बंदे को धमकी देते हुए कहता है कि ब्रदर, आखिर कब तक खुद को बचाओगे, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया। पर वो बंदा भी अपनी ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे धमकी देगा, तूने खुद को समझ के क्या रखा है। पर ज़ांग हान का कहना था कि यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपना बेस्ट दो, और अब उसके अटैक को रोकते हुए उसके पास उस कॉफिन के ऊपर चढ़ गया था और अब वो दोनों मिलकर कॉफिन के ऊपर लड़ने लग गए थे। ज़ांग हान तो उस बंदे को अपनी पूरी फोर्स यूज करता देखकर कहता है कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर और पावर का यूज करो ना। पर वो बंदा ज़ांग हान को कुछ नहीं कर पा रहा था तो कहता है कि तू तो गया बेटे, और ये बोलने के बाद वो कॉफिन के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड को घुसा चुका था, जिससे वो जगह थोड़ी देर के लिए काफी जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट करती है। पर ज़ांग हान कहता है कि तूने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे लगा कि काफी खतरनाक अटैक करेगा, पर ये तो कुछ भी नहीं है। तभी उन दोनों को लड़ते लड़ते अचानक से एहसास होता है कि आसपास की जमीन पूरी तरीके से शेक कर रही है, तो उन दोनों का ही ध्यान फाइट से हट गया था और तभी देखते ही देखते चारों तरफ से ग्रीन कलर की वेन्स बाहर निकलकर उन लोगों को ट्रैप करने लग जाती है। वो मास्क मैन तो सबसे पहले उन वेन्स की चपेट में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ ज़ांग हान को दिखाते हैं जो उन्हें एस्केप करने के लिए हवा में उड़ जाता है, पर थोड़ी देर तक डॉज करने के बाद भी चारों तरफ से ये वेन्स उसे घेर लेती है। सबसे पहले तो वो उसके हाथों को बांध देती है और फिर जब वेन्स को लगता है कि वो उनके कंट्रोल में आ गया तो उन दोनों को ही पूरी तरीके से ट्रैप करके पानी में डुबोना शुरू कर देती है। वो दोनों ही बंदे सही से अपनी बॉडी में मूव नहीं कर पा रहे थे और वहीं ज़ांग हान एक चीज नोटिस करता है कि धीरे धीरे ये वेन्स उसकी बॉडी से उसकी पावर एब्जॉर्व कर रहे हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है और वो वेन्स उसे खींचते हुए पानी के और गहराई में ले जाने लगती है। वहीं जब ज़ांग हान पानी के गहराई के अंदर जा रहा था तब उसे अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है, उसकी बातें कि कैसे वो ज़ांग हान से कह रही थी कि जहाँ जहाँ ज़ांग हान है उसे वही प्लेस होम जैसा लगता है और वो वहीं पर सेफ फील करती है। अनकॉन्शियस होने के बाद ज़ांग हान को अपने पेरेंट्स भी याद आ रहे थे और वहीं जैसे जैसे वो पानी की गहराई में जा रहा था तभी वहाँ पर एक अजीब सा फॉर्मेशन दिखने लग जाता है और उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही हमें कॉलरॉन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जितने भी पीस पैटर्न बने हुए थे वो अचानक से ग्लो करना शुरू कर चुके थे और हमारा ज़ांग हान अभी भी अनकॉन्शियस था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या ज़ांग हान खुद को इस मुसीबत से बचा पाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।